आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल 4.2। 4.1 टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम टेबल 4.2 पढ़ेंगे। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना टफ लग रहा है तो अगर आप ये वाला टेबल कंप्लीटली पढ़ लेते हो तो एटलीस्ट 8-10 पॉइंट्स, 8-10 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स आपको याद हो जाएंगे हर फाइलम के, राइट। तो सबसे पहले हम देखो, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को फाइलम्स के नाम तो आते ही होंगे, दिस इज सो बेसिक, तो ये तो शायद आपको आता ही होगा। तो हम इधर करेक्टर से इस टेबल को समझने के लिए हम यहाँ पे करेक्टर्स से सारा कुछ स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो करेक्टर हमने पढ़ना है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं सारे फाइलम्स के लिए आपको बताऊंगी। तो जैसे आप ध्यान से देखो, फर्स्ट लेवल क्या लिखा हुआ है। पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? लेवल का मतलब होता है ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का अनाटमी, इस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। क्या ऐसे हम बोलेंगे क्या यूनिट है जो मिलके इस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को बना रही है, उसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जैसे सबसे पहला और सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज सेल्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉरीफर्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स कभी भी मिलके टिश्यू नहीं बनाएंगे, सिर्फ सेल्स ही हैं, साथ साथ में प्रेजेंट है, बट वो सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बनाते हैं। हर एक सेल अपना काम खुद से करता है, तभी इनको हम पॉरीफर्स कहते हैं, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं और उनके बीच में कुछ ऐसे स्पेसिस होते हैं, इस तरीके से हम बोलेंगे ऐसे ना, उनके बीच में स्पेसिस बन जाते हैं, राइट। तो उन स्पेसिस को आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, है ना। उन स्पेसिस की वजह से ही, उन पोर्स की वजह से ही इन ऑर्गेनिजम्स को पॉरीफर कहते हैं। जैसे मान लो कि एक टीम है, वो टीम के अंदर सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो हर एक की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस तरीके से ये सेल्स यहाँ पे काम करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, दैट इज सेल्यूलर। हर एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हर एक सेल जो होता है ना, वो हर काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो रेस्पिरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा होगा, वो एक्सक्रीशन, ज्यादा एक्सक्रीशन तो यहाँ पे क्या ही होना है, जितना भी वेस्ट है बाहर करना है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है। मतलब हर एक सेल को हर एक तरीके का काम यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेलुलर लेवल। उसके बाद हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ पॉरीफर्स में मिलता है और किसी में भी नहीं मिलेगा। अगर आप सेल्यूलर लेवल की बात करो, जिसमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म सेल्स से बना हुआ है, इट इज नॉट लाइक एक सेल से बना हुआ है, मल्टीपल सेल्स से बना हुआ है, वो सिर्फ एक ही फाइलम में दिखता है, दैट इज दी पॉरीफेरा, पॉरीफर्स में दिखेगा। उसके बाद आ गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पे हमें दो में दिखाई देता है, एक तो एग्जैक्टली पॉरीफर्स के बाद नाइडेरिया में, एक उसके बाद टिनोफोरा। आपको पता है कि पहले हमने इनको एक ही फाइलम सिलेंट्रेटा में डाला हुआ था, बट उसके बाद जब हमें इनके स्पेसिफिक करेक्टर जैसे नाइडोब्लास्ट और इसके स्पेसिफिक करेक्टर जैसे टीनोब्लास्ट करके कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उनके बारे में पता चला, तो हमने इनको अलग कर दिया, नाइडेरिया को अलग कर दिया। क्योंकि नाइडेरिया के पास एक और करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, जो कि टीनोफोरा के पास होता है, राइट। तो बहुत से ऐसे करेक्टर्स थे जो इन दोनों में फर्क डाल रहे थे, तो हमने इनको अलग कर दिया। पहले ये एक ही सिलेंट्रेटा होता था, अभी सिलेंट्रेटा सिर्फ हम किसको बोल रहे हैं, नाइडेरिया को बोल रहे हैं, और बाकी जो हमने बाहर निकाल दिए हैं उनका नाम हमने क्या कर दिया है, दैट इज टीनोफोरा। तो इन दोनों में, ठीक है, हमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, टिश्यू लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर तरीके के जो सेल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरली फंक्शनली ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, वो सेल्स साथ में इकट्ठे हो जाते हैं और सेल्स इकट्ठे होकर के क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, और वो फिर वही टिश्यू सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऑर्गन्स बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे नहीं सोचना आपने कि कहीं पे छोटा मोटा ऑर्गन ऐसे हो सकता है। तो ऑर्गन आपने जो एनसीईआरटी में लिखा है वही रटना है। तो ऑर्गन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टिश्यू लेवल प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू, जैसे मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। टिश्यू बनेगा तो तभी तो ऑर्गन्स बनेंगे ना। तो अगर आपको टिश्यू का याद रखना है तो आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल मसल टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंपल नर्व टिश्यू का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो इनका प्रेप्रीडेटर वाला जो इंटरेक्शन है वो चल पाता है। तभी तो नाइडेरियाज आपको पता होगा अपने स्टिंगिंग सेल से किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हाफ पैरालाइज करते हैं और फिर खा लेते हैं ना, और टीनोफोरा के पास भी स्टिकिंग सेल्स होते हैं, तो वो तभी ये सेंस कर पाते हैं अगर इनके पास नर्वस टिश्यू हो। तो टिश्यू प्रेजेंट है बट ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा जो हमने पढ़ा है, पहला सेल्यूलर, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, हमने टिश्यू की बात की है, और हमने कहा जो टिश्यू है वो सिर्फ दो के पास प्रेजेंट है, दो के अंदर, एक नाइडेरिया जिसे हमने सिलेंट्रेटा भी कहा है, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज द टीनो
टिनोफोरा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गन की। ऑब्वियसली टिश्यू के बाद कौन सा लेवल आएगा? ऑर्गन, या फिर ऑर्गन सिस्टम की हम बात करेंगे। तो जो प्लेटेहेलमिन्थेस है हमारे पास, उसमें ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्गन के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स आपको दिखाई देते हैं जो एनसीईआरटी भी कहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं। सबसे पहले वो प्लेटेहेलमिन्थेस में ही अपीयर होते हैं। आपको पता होगा कि सिविलाइजेशन मतलब हेड लाइक स्ट्रक्चर अगर पहली बार कहीं बनता है तो वो कहाँ बनता है? प्लेटेहेलमिन्थेस में ही बनता है। माउथ दिखता है, स्टमक दिख जाता है, ये सारी चीजें सबसे पहले प्लेटेहेलमिन्थेस में आती हैं। उसके बाद प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, प्रॉपर पूरे ऑर्गन सिस्टम किस में बनता है? एकदम डिफरेंशिएटेड ऑर्गन सिस्टम, जिसमें ऑर्गन्स मिल करके काम करना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉपर सिस्टम किस में बन रहा है? एस्केलमेंथिस में, जिसमें आपको डिजेस्टिव सिस्टम दिखाई देता है, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का पता चलता है, जिसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का पता चलता है। तो एस्केलमेंथिस के बाद जितने भी रहेंगे सबके अंदर कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? ऑर्गन सिस्टम। तो दिस इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। देखो सबसे पहले आपने पॉरीफर की बात करनी है, जो सबसे पहला फाइलम है। तो पहले फाइलम में सेल ऑब्वियसली होएगा। उसके बाद दो फाइलम्स आएंगे, सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया और टिनोफोरा, दोनों में टिश्यू लेवल रहेगा। फिर प्लेटेहेलमिन्थेस में ऑर्गन। उसके बाद एस्केलमेंथिस के बाद सबके अंदर कौन सा प्रेजेंट रहने वाला है सिस्टम? दैट इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कॉर्डेट तक सब में ऑर्गन सिस्टम है। तो वेरी इजी। यहाँ पे पहला पॉरीफर सेल्यूलर, उसके बाद दो आ गए टिश्यू, उसके बाद तीसरा आ गया ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। फिर तो ऑर्गन सिस्टम ही मिलना है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। ये यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब आपको ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको सिर्फ एस्केलमेंथिस तक, पहले 1 2 3 4 5 तक ही याद करना है, बाकी सब में सेम रहेगा। नाउ कम टू दी सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? देखो सिमेट्री इस तरीके से है कि आप ये मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है और एक पर्टिकुलर एंगल से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप इसमें एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, और आप उस लाइन के हिसाब से देख रहे हो कि क्या आपके पास इक्वल हाफ्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मोस्टली अगर सर्कुलर कोई ऑर्गेनिजम्स होता है तो उसमें तो इक्वल हाफ्स आ जाते हैं, है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरीके से होता है तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री, उसमें दो इक्वल हाफ्स आएंगे, मतलब बट वो एक ही एंगल से आ सकते हैं। तो सिमेट्री क्या है? एक किस्म का अरेंजमेंट हम समझ सकते हैं। इसमें आपने तीन चीजें पढ़नी है सिमेट्री के अंदर। एक हो गया असिमेट्रिकल, राइट, जो आपकी बुक कहती है पॉरीफर्स के बारे में असिमेट्रिकल। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है? वेरियस। देखो इस चीज को समझना है। अगर आप ऊपर देखोगे शुरू में तो आपको वहां पे असिमेट्रिकल दिखाई देगा, कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा। आप अपनी बुक में चेक कर लेना, ठीक है। तो हम तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा है वेरियस, रीजन बीइंग क्योंकि पॉरीफर्स जो होते हैं वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और वो किसी भी तरीके का ऐसे शेप्स बना लेते हैं, किसी भी तरीके की। तो उसमें इस तरीके की शेप भी हो सकती है, उसमें सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कुलर होगा तो रेडियल आ जाएगा, इस तरीके से सिलेंड्रिकल होगा तो वो बाइलेटरल बन जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा तो हम उसे एसिमेट्रिकल कह देंगे। तो देयर इज नो स्पेसिफिक वन सिमेट्री विच कैन बी मेंशन्ड हियर, इसीलिए इसको असिमेट्रिकल या फिर वेरियस लिखना क्वाइट ऑब्वियस है बुक के हिसाब से। तो कोई भी लाइन इसको इक्वली, इसकी बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकती, इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकती। फिर आ गया रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? रेडियल सिमेट्री वो होता है कि ऑर्गेनिज्म की शेप इस तरीके से है, सपोज ऑर्गेनिज्म इस तरीके से है कि उस ऑर्गेनिजम्स को आप कहीं से भी अगर कोई लाइन को पास करवाना चाहो या फिर कट लगाना चाहो तो आपके पास इक्वल हाफ्स आ जाए। तो मेनी प्लेन्स पासिस थ्रू a center dividing the body into equal halves can be called as a radial symmetry। ठीक है, जैसे कि सम ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस, ठीक है, जैसे हाइड्रा होता ही है, राइट। तो यहाँ से उसका स्ट्रक्चर ही इस किस्म का है कि आप वेरियस लाइन से लगाओगे, वो सेंटर से होते हुए जाएंगी और वो इक्वल हाफ्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, राइट। तो एक आपने सिमेट्री के केस में याद रखना है, एक तो वेरियस सिमेट्री हो गई जो आपको टेबल में दिया हुआ है, जिसमें आप असिमेट्रिकल भी याद रख सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ पॉरीफर के पास आता है, बिकॉज वी आर नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस सिमेट्री, देयर आर मल्टीपल केसेस। उसके बाद आ गया रेडियल। अगर आप और बुक्स पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो यही बात आपको याद रखनी है। कुछ और आप बुक्स पढ़ते हो ना, तो वहां से तो मल्टीपल सिमेट्रीज की बात की हुई है, मल्टीपल एग्जांपल्स दी हुई है, बट प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटी जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड अदर थिंग। ओके, तो रेडियल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में ये सिमेट्री होगी। हमारे पास जेली फिश हो गई, जेली फिश के पास ये सिमेट्री होगी।
इसके बाद हमारे पास स्टार फिश हो गई। स्टार फिश का सिर्फ अडल्ट, ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सिमेट्री बहुत सिग्निफिकेंट होती है। क्यों होती है, क्यों यूजफुल होती है? बिकॉज एनिमल्स रिमेन अटैच्ड एंड दे, हम ऐसे बोलेंगे, मूव क्वाइट स्लोली विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सिमेट्री। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, राइट। तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पे हो गई, एक आपको सीलेंट्रेटा में दिखेगी, एक आपको नाइटेरिया में दिखेगी। तो दो चीजें आपने याद रखनी है, लेवल टिश्यू है और सिमेट्री रेडियल है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट होते हैं उनके पास रेडियल सिमेट्री होगी, लेकिन इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होगा उसके पास बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अगर आप PYQ करते हो तो आपको पता होगा इट हैज बीन PYQ, तो इसको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। तो रेडियल सिमेट्री वाले देखो, टिश्यू वाले आपके पास दो फाइलम है। कौन कौन से दो फाइलम हो गए टिश्यू वाले? एक तो नाइडेरिया हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, टीनोफोरा। वी आर हैविंग टू फाइलम, राइट। उसके बाद सेल वाला तो एक ही फाइलम है, ऑर्गन वाला भी एक ही फाइलम है, दैट इज द प्लेटेहेलमिन्थेस। फिर एसिमेट्री वाला एक ऑर्गेनि फाइलम है, दैट इज पोरिफेरा, और यही पोरिफेरा सेल्यूलर वाला भी फाइलम है। उसके बाद सिमेट्री में अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे तो वी आर हैविंग थ्री फाइलम्स। कौन कौन से? वी आर हैविंग नाइडेरिया, वी आर हैविंग टीनोफोरा, वी आर हैविंग अकाइनोडर्मेटा, बट अकाइनोडर्मेटा के ओनली एंड ओनली अडल्ट्स, जबकि नाइडेरिया और टीनोफोरा में ऐसा स्पेसिफिकली एनसीईआरटी कुछ भी नहीं कहती है। तो आपने यहाँ पे ऑल ओवर रेडियल सिमेट्री ही याद रखनी है, बट इकाइनोडर्मेटा में यू हैव टू रिमेंबर कि सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के पास रेडियल सिमेट्री होती है। उसके अलावा सबके पास कौन सा सिमेट्री है? बाइलेटरल। याद करने की जरूरत ही नहीं, यू जस्ट नीड टू लर्न टू फीचर्स। एक तो पॉरीफर के पास वेरियस और असिमेट्री है, बाकी सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड योर एकाइनोडर्मेटा उसके पास रेडियल है। बाकी सब में देखो, यू कैन सी हियर, बाकी सब में कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल। उसके बाद सबके पास बाइलेटरल है। नाउ कम टू सीलोम। सीलोम क्या होती है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, आपको पता होगा, जो कि बॉडी वॉल, सेकेंड थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, जो कि बॉडी वॉल और गट के बीच में होती है। या फिर आपने अगर इसको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के हिसाब से भी पढ़ा होगा तब भी आपको पता होगा कि सीलोम जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, तो इफ यू आर थिंकिंग कि दिस इज अ बॉडी वॉल, ये हो गई बॉडी वॉल, ठीक है। और फिर यहाँ से आ गई गट, इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेट इट ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है, ऊपर वाली साइड को ऐसे। तो ये पूरा गट वाला पार्ट है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल जैसे आप समझ सकते हो उस तरीके का पार्ट है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। और ये हो गया बॉडी वॉल, बॉडी का जो पूरा पार्ट है ना, जो कवरिंग है वो होगी। अब ये बीच में जो खाली जगह है, क्या है ये बीच वाली खाली जगह? इसी बीच वाली खाली जगह को हम सीलोम कहते हैं। अगर किसी में ये प्रेजेंट नहीं होगी बीच वाली खाली जगह, जो ऑर्गन्स के लिए होती है, जो कुशनिंग के लिए होती है, जो बेटर मूवमेंट के लिए होती है, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स के लिए होती है, तो अगर ये स्पेस वहां पे नहीं है तो ऑर्गेनिज्म को एसिलोमेट बोल दो। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। अगर ये प्रेजेंट है बट इट इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मिजोडम, मिजोडम कहीं यहाँ पे है, मिजोडम टुकड़ों में प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे टुकड़ों में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? हम उसे कह देंगे सूडो सिलोमेट, क्योंकि वो ट्रू सिलोमेट तो है नहीं। और अगर ये प्रेजेंट है तो इसे यू सिलोमेट या फिर सिंपली सिलोमेट बोल देंगे। तो तीन इसमें डिविजन आपको पढ़नी है, ये भी बहुत आसान है। देखो, कैविटी होने के लिए क्या होना इंपॉर्टेंट है? मीजोडर्म का होना इंपॉर्टेंट है। मीजोडर्म एक लेयर है, तो ऑब्वियसली ये जो लेयर है वो किससे बनी हुई है? टिश्यूज से बनी हुई है, राइट। तो एक तरीके का इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए टिश्यूज का, हम ऐसे बोलेंगे, तब ये वहां पे बन पाएगा। देखो, पॉरीफर के अंदर तो सेल्स ही प्रेजेंट है, तो यहाँ तो टिश्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे तो मीजोडर्म का कोई लेना देना है नहीं, तो ये तो कंप्लीटली यहाँ पे आपने एब्सेंट कर देना है। फिर नाइडेरिया और टीनोफोरा में टिश्यू बनना जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, ओके। अभी थोड़े ना कैविटी बन जाएगी, अभी तो देखो टिश्यू बन रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इनकी जस्ट बात होनी शुरू हुई है, तो साथ के साथ तो कैविटी बन नहीं जाएगी। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिजोग्लिया होता है, एक चीज आपने पढ़ा होगा, मिजोग्लिया, जो फ्लूइड फिल्ड होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, यहाँ पे वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी अभी मिजोडर्म नहीं बना है। प्लेटेहेलमिन्थेस में मिजोडर्म बन जाता है, लेकिन अभी मिजोडर्म लेयर बनी है, उस लेयर से कैविटी कैसे बन जाएगी? कैविटी भी नहीं बनती है। तो इन चारों तक तो आपने एब्सेंट ही लिखना है।
प्लेटेहेल्मिन्थेस तक आपने मेसोडर्म आपने सिलोम जो है उसको एब्सेंट लिखना है। एस्केहेल्मिन्थेस में जा करके सबसे पहले सूडोसिलोमेट बननी शुरू होती है। आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो कि अगर किसी नई चीज की डेवलपमेंट हो रही है तो वो एक साथ एकदम से डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी, इट विल टेक टाइम। और इसको बनने के लिए टिश्यू चाहिए, है ना। पॉरीफर के पास तो है नहीं, वो तो सेल है। और नाइडेरिया के पास जस्ट अभी टिश्यू बना है, तो उसके पास तो टिश्यू बना है, वो कैसे डायरेक्टली टिश्यू से कोई और चीज बना देगा। तो अभी तो टिश्यू बना है तो वो रुकेगा। फिर प्लेटेहेल्मिन्थेस आएंगे, उसमें मेसोडर्म बनेगी, राइट, उसमें एज सच कैविटी नहीं बन जाएगी। फिर एस्केहेल्मिन्थेस में थोड़ी झूठी कैविटी बनेगी, और फिर एनालिड से लेकर के आगे तो आप देख सकते हो सब में सिलोम प्रेजेंट है, सारे के सारे सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पहले 4 में एब्सेंट, फिर सूडो, फिर उसके बाद सब में प्रेजेंट सिलोमेट। इस तरीके से भी मैं सारे करेक्टर्स आपको एंड में याद करवा दूंगी। ओके, तो अगर हम बात करेंगे एसिलोमेट की, तो एसिलोमेट में तो कुछ है ही नहीं भाई, तो यहाँ तक आपने एब्सेंट कर देना है। प्लेटेहेल्मिन्थेस तक इस सबको एब्सेंट कर दो। फिर आ गया एस्केहेल्मिन्थेस की बात, है ना। तो एस्केहेल्मिन्थेस में हम कहेंगे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सूडोसिलोमेट। मतलब बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्म, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, राउंड वॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इसमें झूठी कैविटी, फॉल्स कैविटी है। उसके बाद सब में, एनालिड में, आर्थ्रोपोड में, मोलस्क में, काइनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में, कॉर्डेटा में, सब के अंदर बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड है बाय द मेसोडर्म। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यू कैविटी, यूसिलोमेट। दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूसिलोमेट, या फिर ट्रू कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज दी सेगमेंटेशन, राइट। व्हाट इज दी सेगमेंटेशन, जिसको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, दैट इज दी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, राइट, ये आपने याद रखना है। बॉडी सेगमेंट क्या होता है कि बॉडी जो है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स। आसान भाषा में समझेंगे तो बॉडी के ऊपर इस तरीके से निशान होते हैं, ऐसे सेगमेंट्स होती हैं। तो वो तो आपको वैसे ही याद होगा, अगर आपको हर एक फाइलम का एक एक एग्जाम्पल याद है तो आपको क्लियरली याद होगा। वैसे भी इसमें आपको 3 ए याद करने होते हैं, तीनों ए से आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे एब्सेंट है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये मेटामेरिज्म होते हैं कि बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स है। जैसे आपको पता है कि अर्थवोम आपने ध्यान से देखा होगा, तो अर्थवोम की बॉडी के ऊपर भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं। ये बेटर मूवमेंट के लिए होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होते हैं, कभी कभी स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स भी होती है। मोस्ट ऑफ द लोअर फाइलम में ये एब्सेंट रहता है। ये कहाँ से शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया 3 फाइलम, तो आपने याद रखना है ये एनालिड्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा ए स्टैंड्स फॉर, ये आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। तीसरा ए स्टैंड्स फॉर ऑल कॉर्डेट्स, ये कॉर्डेट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। कॉर्डेटा जैसे वर्टिब्रे हो गए, में मसल्स हैं जैसे कि। आर्थ्रोपोड्स की तो आपको पता ही है, बॉडी सेगमेंटेड होती है, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन वाला पार्ट है ना। फिर ऐसे जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, तो वहां पे भी सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। एनालिट्स तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रिंग्स की बात हो रही है, राइट। तो सेगमेंटेशन में सबसे पहले वो एब्सेंट रहेगा कहाँ तक, एस्केहेल्मिन्थेस तक। फिर एनालिड से शुरू हो जाएगा, एनालिड के पास प्रेजेंट है। और उसके बाद तो बच्चों देखो, आर्थ्रोपोड में आपने प्रेजेंट करना है, फिर सब में एब्सेंट करके कॉर्डेट, ऑल कॉर्डेट, 3 ए आपने यहाँ पे याद करने हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए टिश्यू चाहिए, उसके लिए हमें ऑर्गन्स चाहिए, ऑर्गन मिलके काम करेंगे तभी ये सारा कुछ सही चलेगा। तो मैंने आपको बताया ही था कि एस्केहेल्मिन्थेस से प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहीं पे कंप्लीट होएगा ना, जिधर प्रॉपर सिस्टम है। क्योंकि अगर प्रॉपर सिस्टम होएगा तो वहां पे 2 ओपनिंग्स होंगी। प्रॉपर सिस्टम जिधर भी होगा ना, वहां पे 2 ओपनिंग्स होंगी। वन ओपनिंग इज कॉल्ड एज द माउथ, अनदर इज कॉल्ड एज द एनस, वी नो वेरी वेल। अगर ये 2 ओपनिंग्स हैं, फूड ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है, इधर से फूड आ रहा है, इधर से बाहर जा रहा है, उस तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉरीफर में तो सेल ही, टिश्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं बनती है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो। उसके बाद टिश्यू आ जाता है, नाइडेरिया और टीनोफोरा के पास टिश्यू आ जाता है, लेकिन वो प्रॉपर ऑर्गन नहीं बना रहा। तो ऐसे थैक, ऐसे ना, ऐसे सैक लाइक, ऐसे जैसे थैला सा हो ना, अगर सपोज ये हम ऑर्गेनिज्म इमेजिन कर रहे हैं, तो ऐसे थैला सा होता है, और वो वहीं से फूड जा रहा है, वहीं से फूड बाहर आ रहा है, उस तरीके से, है ना। प्लेटेहेल्मिन्थेस के पास भी इसी तरीके से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो हमारा एस्केहेल्मिन्थेस है, उसके बाद सब में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहाँ प्रेजेंट होएगा, जिधर प्रॉपर ऑर्गन होंगे, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है। तो अगर ऑर्गन है तो सिस्टम है। पॉरीफर के पास कोई ऑर्गन नहीं, नाइडेरिया टिनोफोरा के पास सिर्फ टिश्यू, कोई ऑर्गन नहीं। प्लेटेहेलमिन्थस के पास ऑर्गन तो है, बट ऑर्गन सिस्टम कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं है। एस्केहेलमिन्थस की हम बात करेंगे, एस्केहेलमिन्थस के पास ऐसी बात नहीं है कि हम बोले ऐसे ऑर्गन्स नहीं है, उनमें ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम उनमें होते हैं, बट एज सच सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके पास भी नहीं है। ये कहाँ से शुरू होगा पूरा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एनालिड्स, स्पेसिफिकली सर्कुलेटरी सिस्टम, और स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्थ्रोपोड, जिसमें हम ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक आपने सारा एब्सेंट करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम को आपने स्टार्ट करना है एनालिड से, ठीक है। तो एनालिड्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ कम टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको बता दिया, जिसमें ऑर्गन्स जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो सबके पास वो एब्सेंट है, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम दी आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स के पास तो आपने पढ़ा ही होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इनके पास गिल्स होते हैं, इनके पास ट्रैकिया होता है, इनके पास बुक लंग्स होते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जो सबके लिए आपको पढ़ना है। इसमें तो आपको कुछ कुछ फीचर्स याद करके पूरा टेबल कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे हम सबके लिए पढ़ेंगे डिस्टिंक्टिव फीचर। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉरीफर की। ये ऐसे डिस्टिंक्टिव फीचर हैं जो हर एक फाइलम के पास स्पेसिफिक होते हैं। तो पॉरीफर्स जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, तो वहीं से उनका नाम पॉरीफर आया है। और उनके पास कैनाल सिस्टम होता है, ये आपको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थाउजेंड ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसा डायग्राम आपको बुक में भी दिया हुआ है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसे वो अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे वाटर अंदर आता है, उन पोर्स को हम ओस्टिया कहते हैं। उसके बाद ये जो पोर है, यहाँ पे कैविटी होती है, उसमें कैविटी में जाता है, और फिर यहाँ से बाहर आ जाता है, जिसे हम ओस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से पॉरीफर्स की फीडिंग हो रही है, इस सिस्टम से पॉरीफर्स की रेस्पिरेशन हो रही है, इस सिस्टम से पॉरीफर की एक्सक्रीशन हो रही है। तो सारा काम यही सिस्टम से हो रहा है, जिसे हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसे कभी भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है, दिस सिस्टम इज वाटर केनाल सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे नाइडेरिया की। यहाँ पे स्पेशल सेल्स भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नहीं नहीं, नाइडोब्लास्ट नहीं, मैं खुद भूल गई, थोड़े टाइम के बाद बता। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास नाइडेरिया, ठीक है। हाँ, क्वानोसाइट। इन सेल्स को, यहाँ पे स्पेशल सेल्स भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वानोसाइट्स, ठीक है। स्पेशल तरीके के सेल्स, जो कॉलर सेल्स भी होते हैं इस तरह से, जिनके पास फ्लैजेला होता है और सारा काम जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। फिर आगे हम नाइडेरिया के पास, इनके पास नाइडोब्लास्ट होता है। नाइडोब्लास्ट का एक और नाम है, वो क्या है, दैट इज स्टिंगिंग सेल। ये डिफेंस में हेल्प करते हैं, ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। हमें पता है कि ये जो नाइडोब्लास्ट हैं, या फिर निमेटोसिस्ट भी जिसे कहते हैं, इनके पास पॉइजनस कैप्सूल्स होते हैं, है ना। ये खुद ही कैप्सूल्स होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि नाइडोब्लास्ट है, उसके पास निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट एक पॉइजनस कैप्सूल है, और वो जो पॉइजनस कैप्सूल है उसी की वजह से ये अपना खाना पकड़ते हैं, पॉइजन फैलाते हैं, और जो हम बात करते हैं कि दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में पैरालाइज कर देते हैं, वो यहीं से होता है। फिर हम बात करेंगे टीनोफोरा की। टीनोफोरा के पास क्या प्रेजेंट होता है, कोम्ब प्लेट। हालांकि यहाँ पे कोम्ब प्लेट की बात की है, बट उनके पास टीनोब्लास्ट भी होते हैं, उनके पास स्टिकिंग सेल्स भी होते हैं, जिसके साथ वो ऑर्गेनिज्म के साथ स्टिक होकर के रह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म के साथ रह नहीं सकते, ऑर्गेनिजम्स को के साथ स्टिक करेंगे, उसको पकड़ेंगे और उसको इनगल्फ कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कॉम्प्लेट्स भी होती हैं। ये कॉम्प्लेट्स से ही इनका नाम क्या पड़ा है, कॉम्ब जेली पड़ा है, वहीं से हम इनको नॉर्मली कॉम्ब जेली बोलते हैं। ये कॉम्प्लेट्स जो हैं वो 8 होती हैं। आपने, अगर आपको डायग्राम याद हो एनसीईआरटी का, तो इस तरीके से वहां पे कॉम्प्लेट्स बनी हुई हैं। ये जो कॉम्प्लेट्स है, ये स्विमिंग और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। टीनो का मतलब ही बच्चों कॉम्ब होता है, वहीं से टीनोफोरा इसका नाम पड़ा है। ये जो प्लैटिहेलमिन्थेस है, इनका स्पेशल फीचर क्या है भाई, इनकी बॉडी बहुत ही फ्लैट होती है। आपने देखा होगा, जैसे रिबन लाइक हम टेप बॉम वॉम भी पढ़ते हैं, एकदम से फ्लैट होता है।
फ्लैट होने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ता है, ये पैरासाइट होते हैं तो ये सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये क्या कहते हैं, हम उनको ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थेस जो होते हैं, प्लेटी का मतलब होता है एकदम फ्लैट और हेलमिन्थेस का मतलब होता है कीड़ा, वर्म, तो उस तरीके के ये कीड़े हैं। दूसरे हैं, इसे हेलमिन्थेस ग्रुप भी कहते हैं दोनों को। उसके बाद है एस्क हेलमिन्थेस, ये क्या होता है, एस्क हेलमिन्थेस में आपको ये भी ये कीड़े ही होते हैं बट ये राउंड होते हैं, इसलिए हम इनको राउंड वर्म्स कहते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इनके पास सूडोसिलेम सिलोम प्रेजेंट है। देखो ओपन वर्म शेप्ड इलोंगेटेड सर्कुलर से ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टू एनालिड्स। अगर हम एनालिड्स की, हाँ, जो प्लेटेहेल्मिन्थेस है इनके पास फ्लेम सेल्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर शेप रेनेट सिस्टम होता है, यहाँ पे फ्लेम सेल्स होते हैं। अच्छा, अभी क्या बता रही थी मैं आपको, एनालिड्स के बारे में बता रही थी। एनालिड्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्योंकि एन्यूलस का मतलब ही क्या होता है, रिंग होता है। जैसे अर्थवर्म है, जैसे लीच है, तो उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, वहीं से इनकी बॉडी का नाम वो पड़ गया है। नाउ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रो का मतलब होता है ऑर्थ्रो जैसे जॉइंट, और पोडा का मतलब क्या होता है, लेग्स, जैसे कि फीट, है ना। तो ये आर्थ्रोपोड क्या हो गए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होती है, तो आपने देखा ही होगा, तो ये इनकी लेग्स हमेशा ऐसे जॉइंटेड होती है इस तरीके से, राइट। और एक खास बात, ये लार्जेस्ट फाइलम है और मोलस्क जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद आ गया मोलस्क। मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट, है ना। तो अच्छा, आर्थ्रोपोड्स की स्पेशल फीचर्स तो मैंने बताए नहीं। इन जो एक्सोस्केलेटल है, हाँ, क्यूटिकल या फिर काइटिन, काइटिन का बना रहता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, काइटिन का बना होता है। इनकी जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है। फिर हम बात करेंगे मोलस्क की। मोलस्क का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी को शेल ने प्रोटेक्ट करके रखा होता है, उस शेल को हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। वही मेंटल से ये प्रॉपर, ये जो इन ऑर्गेनिजम्स की शेल होती है ना, ये प्रॉपर शेल वहीं से बनती है, जैसे स्नेल है, ऑक्टोपस है, पाइला है। मोलस, मोलस का मतलब होता है सॉफ्ट, वहीं से इसका नाम मोलस्का पड़ गया है। तो इनका एक्सटर्नल स्केलेटल जो होता है वो शेल का है, शेल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये इनका डिफाइनिंग फीचर है। फिर आ गई इकाइनोडर्मेटा। देखो आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे नीट में क्वेश्चन आ सकता है और पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्टिव फीचर, है ना। तो ऐसे बहुत से करेक्टर दिए हो सकते हैं, हो सकता है इनमें ही कोई करेक्टर दिए हुए हों कि डिजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सिलोम एब्सेंट है, और आपको एक डिस्टिंक्टिव फीचर ढूंढना हो, राइट। तो आपको याद रखना है कि ये वाले सारे जो एक स्पेसिफिक तरीके के फीचर्स इन्हीं के पास प्रेजेंट है, वो डिस्टिंक्टिव फीचर हो गए। फिर आ गया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि बहुत स्पेशल सिस्टम है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है, जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। देखो इकाइनो, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, इकाइनो का मतलब होता है कांटे, और डर्म का मतलब होता है ऑलमोस्ट स्किन। तो इनका ऐसा स्किन हम समझेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे हैं, जैसे सी अर्चिन हो गया, जैसे स्टार फिश, कुछ और याद नहीं आ रहा है तो इसमें आप स्टार फिश को याद रखो, जैसे वो हो गई है। इनमें करेक्टरिस्टिक फीचर आपने सिमेट्री का याद रखना है। हाँ, यहाँ पे कि रेडियल सिमेट्री है वो किस में प्रेजेंट है, वो अडल्ट्स में प्रेजेंट है, लेकिन इनके जो लार्वे होते हैं उनके पास कौन सी सिमेट्री होती है, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, यही मेंशन है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हेमिकॉर्डेट्स की बात करेंगे। हेमिकॉर्डेट्स जो होती है, हेमी का मतलब आपको पता ही है, दैट इज हाफ, कॉर्डेट का मतलब, तो कॉर्डेटा पहले इनको कॉर्डेट्स में डाला था, बाद में पता चला कि इनकी जो नोटोकोड है दैट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक द नोटोकोड ऑफ कॉर्डेट, इट जस्ट रिजेंबल्स कॉर्डेट्स और नोटोकोड, ओके। तो इसे पता होगा आपको, इसकी नोटोकोड को हम स्टोमोकोड भी कहते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं हेमिकॉर्डेट्स हैं, इनके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनके पास ना तीन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक को कहते हैं प्रोबोसिस, राइट, एक को कहते हैं कॉलर और एक को कहते हैं ट्रंक। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखा होगा तो ऐसे हेड है, फिर प्रोबोसिस है, फिर इस तरीके से ब्लैनोक्लोसिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। तो दैट दीज आर दी प्रेजेंस ऑफ प्रोबोसिस व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट ग्लैंड, कॉलर एंड ट्रंक इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओके। उसके बाद आ गया कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स क्या है, कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज। इनके पास नोटोकोड होती है, अगर ये नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, गिल स्लिट्स क्या है आपको नहीं पता है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो जो टेबल 4.1 है ना, उसमें मैंने इन सारे करेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी चलते हैं हम ट्रिक के ऊपर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे कर ही नहीं सकते याद, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, फिर आप ट्रिक कर सकते हो। देखो याद तो आपको ट्रिक भी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा आप समझ के कर लो, फिर भी
अगर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा है तो PCCPA आप कर सकते हो। P से पॉरीफर, C से आपने सेल्यूलर याद कर लेना है, ठीक है। इसके पास सिर्फ सेल्यूलर है, C सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इससे आपने याद कर लेना है। इसके पास टिश्यू है। P से आपने याद कर लेना प्लेटे हेलमेंथिस, इसके पास ऑर्गन है। और A से एस्क हेलमेंथिस, इसके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम है। देखो वैसे तो सिमेट्री में कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आपको याद ना हो तो आपने याद कर लेना है कि सबसे पहले आपने याद करना है VRR, है ना। पहले वेरियस, फिर रेडियल, रेडियल, फिर सब में बाइलेटरल, सब में बाइलेटरल पहले, और इसमें रेडियल, सब में बाइलेटरल। सिर्फ आपने एक याद करना है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा, जो मैंने 3-4 बार आपको अडल्ट और जो लार्वा है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। फिर हम आते हैं सिलोम के ऊपर। सिलोम में आपने क्या करना है, सिलोम तो बहुत ईजी है। जो फर्स्ट 4 हैं उसमें आपने सब कुछ एब्सेंट कर देना है। उसके बाद एक में आपने स्यूडोसिलोम करना है, स्यूडोसिलोम, बाकी सब में सिलोमेट, कुछ है ही नहीं टफ इसमें तो बिल्कुल भी। फिर सेगमेंटेशन की बात करेंगे। सेगमेंटेशन में आपने 3A याद करने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, यू जस्ट हैव टू कीप 3A, ट्रिपल A इन योर माइंड। तो ए, एक ए का मतलब है एनालिड्स, एक ए का मतलब है आर्थ्रोपोड्स, और एक ए का मतलब है ऑल कॉर्डेट्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम करना है तो आपको ए, ट्रिपल आई और उसके बाद सी याद करना है, ठीक है। पहले ए का मतलब सबसे पहले पॉरीफर में एब्सेंट रहेगा, फिर उसके बाद नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थेस, 3 फाइलम्स के अंदर वो इनकम्प्लीट आएगा। फिर उसके बाद जितने भी ये सब में कंप्लीट ही आएगा। तो ए, ट्रिपल आई, सी आप याद कर सकते हो। सर्कुलेटरी में तो गोल्डन रूल है। क्या गोल्डन रूल है, देखो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एनालिड्स। सबसे पहले तो सबसे पहली बात आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, एनालिड से, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो बिफोर एनालिड एब्सेंट, आफ्टर एनालिड प्रेजेंट, सिर्फ एनालिड्स याद कर लो आप सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसके बाद सब में प्रेजेंट है। सिमिलरली फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको क्या याद करना है, आर्थ्रोपोड्स, कीड़े कीड़े याद करने हैं आपको, आर्थ्रोपोड्स याद करने हैं, ओके। तो आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट है, उसके बाद सभी में प्रेजेंट है, पहले उससे एब्सेंट रहेगा। फिर जो डिस्टिंक्टिव फीचर है ये बहुत इजी है, पॉरीफर, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, वहीं से आपने बॉडी पोर्स, कैनाल, ओस्टिया, ओस्क्यूलम सब याद रखना है। नाइडेरिया, नाई से नाइडोब्लास्ट, यहीं से आपको याद हो जाएगा। टीनो मैंने आपको बताया, टीनो का मतलब होता है कॉम्प, तो कॉम्प प्लेट्स यहाँ से याद हो जाएगी। प्लेटे का मैंने बताया, प्लेट का मतलब होता है फ्लैट, तो फ्लैट बॉडी है, यहाँ से याद हो जाएगा। एस्क हेलमिन्थेस, एस्क का मतलब होता है ऑलमोस्ट राउंड, तो राउंड वॉर्म है, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। एनालिड्स, एन्युलस का मतलब होता है रिंग्स, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा बॉडी सेगमेंटेड है। आर्थ्रो तो जॉइंटेड लेग्स, वहीं से यू विल गेट द आइडिया कि जॉइंटेड लेग्स हैं और काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन है। मलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट, तो वहीं से उनकी सॉफ्ट बॉडी है, और उस सॉफ्ट बॉडी को कवर करने के लिए उनके पास एक्सटर्नल स्केलेटल है, मेंटल है, शेल है। इकाइनो, इकाइनो का मतलब स्पाइन और डर्म का मतलब स्किन, ठीक है। तो इनकी स्पाइनी स्किन है, रेडियल सिमेट्री है, और इनको मूव, इकाइनोडर्मेटा से ही आपको स्टारफिश याद रखनी है। और स्टारफिश जो है वो मूव कैसे करती है, उसके पास सिस्टम प्रेजेंट है, कौन सा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। 2 ही फाइलम है जिनके पास सिस्टम प्रेजेंट है। सबसे पहले है पॉरीफर, पॉरीफर के पास कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज वाटर केनाल सिस्टम, ठीक है, याद रखना है बच्चों, पॉरीफर के पास केनाल है और काइनोडर्मेटा के पास वेस्कुलर सिस्टम है। फिर हैमी, हाफ कॉर्डेट, हेमी कॉर्डेट, प्रोबोसिस, कोलर ट्रंक याद रखना है आपको यहाँ पे स्पेसिफिक, ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्डेट्स के, तो सारे फीचर्स हो ही गए हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और अगर आपको क्लासेस के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो आप मेल कर सकते हैं।